हेलो एवरीवन, मैं अनिल कुमार सिंह स्वागत करता हूं आपका आपके यूट्यूब चैनल विश्व भारती क्लासेस में। आज हम लोग थोड़ा सा टेस्ट चेंज करते हैं। अभी तक मेंस को ध्यान में रख करके हम एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री से ही आपको लगातार क्वेश्चन प्रोवाइड करते रहे हैं। आज थोड़ा सा चेंज करते हैं। आज इंडियन पॉलिटी से एक बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन उठाते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के लिए एक बेस का काम करता है, एक आधार का काम करता है। इसमें जो शब्द आएंगे अगर उनको हम लोग इस टॉपिक के साथ साथ समझने का काम करेंगे तो कल की तारीख में जो बाकी क्वेश्चन करना होगा हम लोगों को, तो हम लोगों के लिए थोड़ा सा सहज, थोड़ा सा आसान हो जाएगा। तो आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं सैलिएंट फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसको कैसे आंसर करेंगे तो सिंपल सा इसमें है, कोई ज्यादा इसमें ही तामझाम तो है नहीं। सबसे पहले आपको एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देना होगा। उस इंट्रोडक्शन में आपको बताना है, आप किसी भी तरीके से उसको स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग बता सकते हैं कि संविधान अंग्रेजी के कॉन्स्टिट्यूशन का हिंदी रूपांतरण है। कॉन्स्टिट्यूशन शब्द जो है ये लैटिन वर्ड है जो कॉन्स्टिट्यूट से बना है, जिसका अर्थ होता है शासन का सिद्धांत। मतलब जिन नियमों और जिन सिद्धांतों पर किसी देश की शासन व्यवस्था संचालित की जाती है उसी को हम लोग संविधान कहते हैं। किसी भी राष्ट्र का जो संविधान बनता है वो उस राष्ट्र की अपनी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक परिस्थितियों के परिदृश्य में, परिप्रेक्ष्य में बनता है। संविधान के निर्माण में एक और जहां अतीत से अनुभव ग्रहण किए जाते हैं, वहीं भविष्य के लिए रास्ता का निर्माण भी किया जाता है। तो चूंकि हर राष्ट्र की अपनी अलग अलग परिस्थितियां होती हैं, इसलिए हर राष्ट्र के संविधान की अपनी मौलिक विशेषताएं होती हैं। ठीक उसी तरीके से भारत के संविधान का जो विशेषता है वो भारत के परिस्थितियों में है, और भारत के संविधान में जो भी विशेषताएं शामिल की गई हैं वो अपने आप में एक अनूठी है, बिल्कुल अनोखा है, बिल्कुल अलग सा नजर आता है। अगर हम लोग इसके डिफरेंट फीचर्स को देखना शुरू करें तो बोर्ड पे हम कुछ पॉइंट्स लिख दिए। इसके अलावा कई सारे और भी पॉइंट्स हो सकते हैं, लेकिन ये पॉइंट निश्चित तौर पे आपको इस आंसर में लिखना चाहिए, तो आपका आंसर कहीं बेहतर हो जाएगा। इसके बाद और क्या क्या पॉइंट्स हो सकता है, इन चीजों को हम लोग एक्सप्लेन कर ले, देख ले थोड़ा सा। उसके बाद हम वो भी आपको बताने का काम करेंगे कि और क्या पॉइंट्स हम लोग लिख सकते हैं। तो एक इंट्रोडक्शन मैंने आपको बता दिया कि आप इस तरीके से अपना एक इंट्रोडक्शन तैयार करके ये बताते हुए कि देश की परिस्थितियों के अनुसार भारत में संविधान का जो निर्माण किया गया है उसकी परिस्थितियां इस तरह के फीचर्स को परिलक्षित करती है, प्रदर्शित करती हैं। पहला पॉइंट लिखे हैं बेस्ड ऑन पीपुल सॉवरेनिटी, मतलब कि जन संप्रभुता पर आधारित है हमारा संविधान। इसको हम लोग समझने का काम करें। जन संप्रभुता, तो सबसे पहले संप्रभुता का अर्थ क्या होता है? तो संप्रभुता का अर्थ होता है निर्णय लेने की स्वतंत्रता। हम सब जानते हैं कि भारत एक सोवरेन कंट्री है, मतलब कि आंतरिक और बाह्य मामलों में हम लोग निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हैं। यहां पर मैंने लिखा है जन संप्रभुता पर आधारित। आप अपने संविधान के प्रियम्बल को याद कीजिए। प्रियम्बल कैसे स्टार्ट होता है? हम भारत के लोग, और लास्ट में आकर के ये बातें लिखी होती कि आज दिनांक 26 नवंबर 1949 को इसे अधिनियमित, अंगीकृत और आत्मार्पित करते हैं। ये बात यह स्पष्ट करती है कि देश के संविधान का निर्माण हम भारत के लोगों के द्वारा किया गया है, और हमारी प्रभु सत्ता जो है संविधान से संबंधित, राज सत्ता से संबंधित, वो देश की जनता में निहित है। तो देश के संविधान के निर्माता हम भारतीय हैं और प्रभु सत्ता हम भारतीयों में ही निहित है। यहां पर इस बात को समझ लेना चाहिए। हालांकि लिखने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी, लेकिन कोई भी आंसर लिखे तो क्यों लिख रहे हैं, उसके पीछे क्या कारण है, ये अगर हमारे दिमाग में होता है तो आंसर को हम कहीं ज्यादा कॉन्फिडेंस से लिखते हैं। तो जब हम लोग ये कहते हैं कि इस देश के संविधान का निर्माण हम भारत के लोगों ने किया, तो दूसरी ओर हम ये भी जानते हैं कि भारत के संविधान का निर्माण संविधान सभा ने किया था। तो संविधान सभा ने किया तो हम भारतीय कैसे शामिल हैं? तो संविधान सभा के जो सदस्य थे, जो 389 मेंबर्स थे, उनको हम भारत के लोगों ने ही अधिकृत किया था कि आप हमारे लिए संविधान का निर्माण करें। इसी कारण से ये माना जाता है कि देश के संविधान के निर्माता हम भारतीय थे। भले ही ये काम संविधान सभा के द्वारा किया गया हो, लेकिन संविधान सभा के सदस्यों को इस कार्य के लिए अधिकृत करने वाले, ऑथोराइज करने वाले हम भारत के ही लोग थे। तो ये जन संप्रभुता पर आधारित हमारा संविधान है। अब है दूसरा पॉइंट, देखिए हम लोग यहां पर
रिटेन एंड कॉम्प्रिहेंसिव कॉन्स्टिट्यूशन। भारत का संविधान लिखित संविधान है और निर्मित संविधान है। भारत का संविधान लिखित है और निर्मित है। निर्मित इसलिए है क्योंकि इसका निर्माण, मैंने अभी आपको बताया कि संविधान सभा के द्वारा किया गया था। तो ये लिखित और निर्मित संविधान है और अत्यंत ही कॉम्प्रिहेंसिव मतलब व्यापक है। भारत का संविधान विश्व के सबसे बड़े संविधानों में से एक है। अगर मौलिक रूप से हम लोग देखें तो मौलिक रूप से भारत के संविधान में 395 आर्टिकल्स थे, 22 भाग है उसमें, और आज की तारीख में 12 शेड्यूल है। मूल रूप से इसमें 8 था, ग्रेजुअली इसको बढ़ाया गया तो 12 अनुसूचियां हैं, शेड्यूल हैं। तो ये अत्यंत ही व्यापक है। अगर हम लोग विश्व के अन्य राष्ट्रों के साथ कंपैरेटिव तौर पर इसको दिखाना चाहें तो हम लोग ये पाते हैं कि अमेरिका के संविधान में मात्र 10 अनुच्छेद हैं, ऑस्ट्रेलिया के संविधान में 128 आर्टिकल्स ही हैं, जबकि साउथ अफ्रीका में 153 है और कनाडा में 147 आर्टिकल ही है, जबकि मौलिक रूप से ही हमारे संविधान में 395 आर्टिकल्स थे। तो जिन देशों से हम लोगों ने अपने संविधान के लिए कई सारी व्यवस्थाओं को एडॉप्ट किया है, अपनाया है, उनका संविधान हमारे संविधान की तुलना में बड़ी छोटा नजर आता है। दरअसल भारत के संविधान के विशाल होने, विस्तृत होने या इसके व्यापक होने के पीछे कई सारे कारण मौजूद हैं, जैसे कि सेंटर और स्टेट, इनके विषय में पूरा का पूरा प्रावधान जो है वो देश के संविधान में किया गया है। अब केंद्र के संदर्भ में सारी व्यवस्थाएं, राज्य के संदर्भ में सारी व्यवस्थाएं, तो इन व्यवस्थाओं से संविधान का स्वरूप लंबा होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। केंद्र का हम लोग लेजिस्लेटिव पावर, उनका एग्जीक्यूटिव पावर, संघीय न्यायपालिका मतलब सुप्रीम कोर्ट वगैरह की हम लोग बात करते हैं। ठीक यही बातें राज्य की विधायिका, कार्यपालिका, हाई कोर्ट, सबऑर्डिनेट कोर्ट, इन तमाम चीजों का हम लोग प्रोविजन करते हैं, तो ये लंबा हो जाता है। इसके बाद संविधान के व्यापक होने के पीछे रीजन ये भी है कि संविधान में कई सारे वर्गों के लिए अलग से प्रावधान किए गए हैं। एसटी के लिए, एससी के लिए, ओबीसी के लिए, जो भाषाई तौर पर अल्पसंख्यक हैं उनके लिए, तो इन लोगों के संदर्भ में भी व्यवस्था या व्याख्या या उनके लिए प्रावधान करने के कारण भारत का संविधान लंबा हो जाता है। तो केंद्रीय विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और राज्य में भी यही बातें। इसके अलावा हम लोग के संविधान में मूल अधिकारों का प्रावधान है, डीपीएसपी का प्रावधान किया गया और ऐसे ही मूल कर्तव्य और कई सारी अन्य प्रावधानें की गई हैं, जिससे कारण से भी यह लंबा हो गया है। और इनके साथ साथ भारत के संविधान में समय समय पर जो संशोधन किए गए हैं, उन संशोधन के माध्यम से नए नए प्रावधान भी उसी संविधान में ऐड किए जाते हैं, जिसके कारण से भी हमारा संविधान विस्तृत और व्यापक हो जाता है। तो मूल रूप से भी ये बड़ा था और समय के साथ अमेंडमेंट के तहत जो नई व्यवस्थाएं जोड़ी जाती हैं, इसके कारण से भी हमारा संविधान व्यापक हो जाता है। तो हम लोग देख रहे हैं कि रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन है और बहुत कॉम्प्रिहेंसिव है। अब इसके बाद देखें एंड ऑफ कॉलोनियल सिस्टम, मतलब कि औपनिवेशिक शासन व्यवस्था का अंत। ब्रिटेन के द्वारा भारत के शासन के संदर्भ में जो अंतिम कानून, जो अंतिम अधिनियम पारित किया गया था, उसका नाम है इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 के तहत भारत को तो आजादी मिल गई, लेकिन इस दौर में हम सब जानते हैं कि हमारा संविधान लागू नहीं था। हमारा संविधान इनफैक्ट इस समय तक बनकर के भी तैयार नहीं हुआ था। तो संविधान के लागू होने तक, मतलब कि 26 जनवरी 1950 तक भारत की आजादी के दिन से लेकर के हमारा जो शासन व्यवस्था था, हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस थी, वो था डोमिनियन स्टेट का। तो नए संविधान के साथ ये डोमिनियन स्टेट का दर्जा खत्म हो गया और हम लोग रिपब्लिकन सिस्टम के तहत एक गणराज्य के तौर पर स्थापित हो गए। डोमिनियन सिस्टम आप सब जानते हैं, अगर फ्रीडम मूवमेंट पे हम लोग जाएं तो 1919 से लेकर के 1929 तक, जब तक कि पूर्ण स्वराज की मांग नहीं हुई थी, डोमिनियन स्टेट के तहत ही हम लोग मांग कर रहे थे। इस व्यवस्था में क्या है कि एक हेड जो होगा वो ब्रिटेन का होगा, लेकिन प्रशासनिक अधिकार हम भारतीयों के हाथ में होगा। तो इस समय तक चूंकि भारत का संविधान बन करके तैयार नहीं हुआ था, लागू नहीं हुआ था,
तो आजादी के दिन से लेकर के संविधान के लागू होने की तारीख तक हमारा दर्जा डोमिनियन स्टेट का था, लेकिन उसके बाद हम लोग गणराज्य के तौर पर स्थापित हो गए और डोमिनियन स्टेट खत्म हो गया। हालांकि भारत की आजादी के बाद हम लोगों ने राष्ट्रमंडल की सदस्यता भी हासिल की, लेकिन राष्ट्रमंडल की सदस्यता से हमारी प्रभुसत्ता पर किसी प्रकार का कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि सोवरेन कंट्री के तौर पर हम लोग एस्टेब्लिश हो चुके थे और आंतरिक मामलों में, बाह्य मामलों में निर्णय लेने के लिए हम लोग बिल्कुल स्वतंत्र हैं, आजाद हैं। तो कॉमनवेल्थ का मेंबर होने के बावजूद हम लोगों के सोवरेनिटी पर किसी प्रकार का कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये पॉइंट भी हम लोगों ने देखा। अब देखिए यहां पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, संसदीय शासन व्यवस्था। तो संसदीय शासन व्यवस्था क्या होता है, इसको भी हम लोग समझ लें। संसदीय शासन व्यवस्था वैसी शासन व्यवस्था है जिसमें सत्ता के दो प्रमुख होते हैं। एक होता है नाम मात्र का प्रमुख और एक होता है वास्तविक प्रमुख। तो संसदीय शासन व्यवस्था में देश का जो प्रधान होता है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होते हैं, वो नाम मात्र के प्रधान होते हैं। बताने की आवश्यकता नहीं है कि देश के कॉन्स्टिट्यूशनल हेड राष्ट्रपति होते हैं। राष्ट्रपति इस व्यवस्था में नाम मात्र के प्रधान होते हैं और वास्तविक शक्ति जो होती है वो मंत्री परिषद के हाथ में होती है। मंत्री परिषद मतलब कि कार्यपालिका, और कार्यपालिका का निर्माण कैसे होता है, राष्ट्रपति और मंत्री परिषद से मिलकर के। तो एक नाम मात्र का प्रधान राष्ट्रपति और एक वास्तविक प्रधान मंत्री परिषद, जिसका कि प्रधान होते हैं प्रधानमंत्री। तो ये संसदीय शासन व्यवस्था का सामान्य अर्थ। इसके अलावा संसदीय शासन व्यवस्था में जो कार्यपालिका होती है वो विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। जो कार्यपालिका होती है संसदीय शासन व्यवस्था में वो विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है, और ये उत्तरदायित्व जो होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है, ये सामूहिक होती है, मतलब कि कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात होती है। और आप भारत के संविधान के आर्टिकल 75 क्लॉज 3 को याद रखिए, यहां पर सामूहिक उत्तरदायित्व की बात की गई है। ठीक है, तो संसदीय शासन व्यवस्था में देश का प्रधान नाम मात्र का प्रधान होगा, कार्यपालिका जो होगी वो विधायिका के प्रति उत्तरदायी होगी। भारत में संसदीय शासन व्यवस्था ब्रिटेन से लिया गया है, लेकिन ब्रिटेन और भारत की संसदीय शासन व्यवस्था में कुछ मौलिक अंतर भी हैं। जैसे ब्रिटेन में जो शासन व्यवस्था है, वहां जो शासन का हेड है, वहां पर राजतंत्रात्मक व्यवस्था है, मतलब वहां आनुवांशिक राजतंत्र है। जबकि भारत में जो राष्ट्रपति होते हैं वो इलेक्टेड होते हैं। इसका मतलब कि हमारे यहां लोकतांत्रिक गणतंत्र की व्यवस्था है। ब्रिटेन के संसदीय शासन व्यवस्था में वहां का संविधान जो है ओरल है, हमारा संविधान लिखित संविधान है। ब्रिटेन में एकात्मक शासन व्यवस्था है और भारत में संघात्मक शासन व्यवस्था है। तो भले ही हम लोगों ने संसदीय शासन व्यवस्था ब्रिटेन से लिया हो, लेकिन ब्रिटेन की संसदीय शासन व्यवस्था का बिल्कुल भी पूरी तरीके से प्रतिरूप या नकल बिल्कुल नजर नहीं आता है। हमारी परिस्थितियों में संसदीय शासन व्यवस्था थोड़ा डिफरेंट नजर आता है उनके संविधान के व्यवस्था से। ये पॉइंट भी हो गया। अब देखिए मिक्सचर ऑफ डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशन, ये बताने की आवश्यकता नहीं है, हम सब जानते हैं कि भारत के संविधान निर्माताओं ने संविधान के निर्माण में विश्व के लगभग 60 देशों के संविधानों का अध्ययन किया और उन देशों के संविधानों से वैसे प्रावधान जो भारतीय परिस्थितियों में बेहतर साबित हो सकते थे उसको हम लोगों ने एडॉप्ट किया। तो अलग अलग देशों से हम लोगों ने कई सारे प्रावधान को एडॉप्ट किया, अपनाया और भारत के संविधान में उसको शामिल किया। इसीलिए कई सारे विद्वान भारतीय संविधान को ऋणी कहते हैं कि विश्व के विभिन्न संविधानों का यह ऋणी है। चलिए ये सही है कि हम लोगों ने विभिन्न देशों के संविधान से कई सारी बातें ली हैं, लेकिन अपनी परिस्थितियों के अनुसार उसको एडॉप्ट किया है। जैसे कि मैंने अभी बताया कि पार्लियामेंट्री सिस्टम भले ही हम लोगों ने ब्रिटेन से लिया, लेकिन एज इट इज हम लोगों ने नहीं रखा है। इसी के तहत हम लोग ये भी कहेंगे कि भारत में संघीय व्यवस्था रखा गया है, लेकिन संघीय व्यवस्था होने के बावजूद भारत के संविधान में अमेरिकी संविधान की तरह फेडरल शब्द को नहीं रखा गया, बल्कि कनाडा के संविधान की तरह यूनियन शब्द रखा गया है। इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट। यूनियन शब्द रखा गया जो कि मजबूत केंद्र की ओर इशारा करता है।
तो फेडरल के स्थान पर हम लोगों ने कनाडा के संविधान से यूनियन शब्द को अडॉप्ट किया। साथ ही साथ जो रेसिडुअल पावर होता है, जिसका कि प्रावधान आज की तारीख में भारत के संविधान के आर्टिकल 248 में है, भारत में रेसिडुअल पावर जो है वो कनाडा के तरह ही राज्य के हाथ में नहीं है, बल्कि रेसिडुअल पावर केंद्र सरकार या संसद के हाथ में होती है, संघीय व्यवस्था होने के बावजूद। तो यहां पर हम लोग देख रहे हैं कि विश्व के अलग अलग देशों से हम लोगों ने कई सारी व्यवस्थाएं अडॉप्ट की हैं। आप चाहें तो कुछ एग्जाम्पल भी दे सकते हैं कि अमेरिका से हम लोगों ने ये कुछ लिया है, फ्रांस से ये लिया है, जापान से ये लिया है, जर्मनी से, आप सबको पता है कि जर्मनी से, फ्रांस से क्या कुछ हम लोगों ने अडॉप्ट किया है, कनाडा से क्या लिया। आप चाहें तो एग्जाम्पल दे सकते हैं। अगर आंसर आपका बहुत लंबा होने जा रहा है अब तक, तो आप इसको छोड़ भी सकते हैं, आप ये बता करके कि विश्व के विभिन्न राष्ट्रों के संविधानों से हम लोगों ने कई सारी महत्वपूर्ण बातों को अपने संविधान में शामिल किया है, जिसमें ये यूनियन वाला जो कनाडा से जुड़ा हुआ मसला है, ये बात जो मैंने अभी बताई, आप इसको लिख दीजिएगा, ठीक है। तो ये चीज, अब इसके बाद है सेकुलर स्टेट, धर्मनिरपेक्ष राज्य। भारत के संविधान के तहत भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया गया है। धर्मनिरपेक्ष राज्य का मतलब यह होता है कि राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा और राज्य किसी भी धर्म के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगी। धर्मनिरपेक्ष राज्य का मतलब धर्म विहीन राज्य होने का अर्थ नहीं है, बल्कि धर्मनिरपेक्ष राज्य में धर्म की बहुलता होती है, विभिन्न धर्मावलंबी लोग होते हैं, लेकिन राज्य किसी भी धर्म के लोगों के साथ किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करती है। धर्मनिरपेक्षता के तहत प्रत्येक व्यक्ति को धार्मिक स्वतंत्रता होती है, वो उसको एडॉप्ट कर सकता है, उसकी पूजा पद्धति को इस्तेमाल कर सकता है, उसका प्रचार प्रसार कर सकता है। तो भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है और धर्मनिरपेक्ष शब्द को या पंथ निरपेक्ष शब्द को मूल संविधान में शामिल नहीं किया गया था, लेकिन 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा प्रियम्बल में सेकुलर शब्द को, धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष शब्द को शामिल भी किया गया, ठीक है। इसके बाद देखिए मिक्सचर ऑफ डक्टिलिटी एंड इनफ्लेक्सिबिलिटी, मतलब कि भारत का संविधान जो है नमनशील भी है, फ्लेक्सिबल भी है, डक्टाइल भी है, और साथ ही साथ इसमें इनफ्लेक्सिबिलिटी मतलब कि रिजिडिटी का भी गुण है। मतलब इसका यह हुआ कि भारत का संविधान ब्रिटेन की तरह अत्यंत लचीला नहीं है, क्योंकि ब्रिटेन के संविधान में संवैधानिक व्यवस्थाओं को बड़ी सरलता के साथ संशोधित किया जा सकता है, अमेंड किया जा सकता है, और न ही भारत का संविधान अमेरिका के संविधान की तरह बहुत ज्यादा इनफ्लेक्सिबल मतलब कि रिजिड है, जहां की संविधान में संशोधन करना कठिन होता है, बल्कि भारत में इन दोनों का मिक्सर रखा गया है, दोनों प्रकार की व्यवस्थाएं रखी गई है। नम्य संविधान मतलब डक्टाइल होने का मतलब यह हुआ कि इसके तहत संवैधानिक व्यवस्था कुछ ऐसे होते हैं जिसको कि सामान्य कानून के द्वारा ही बदला जा सकता है। सामान्य नियमों के द्वारा संसदीय प्रक्रिया अपना करके वैधानिक व्यवस्था के तहत उसको अमेंड किया सकता है, उसको बदला जा सकता है। जैसे कि विधान परिषद का गठन या समापन करना हो, सामान्य प्रक्रिया के तहत यह काम पूरा हो सकता है। किसी राज्य का निर्माण करना हो, बड़ी आसानी से यह काम किया जा सकता है। नागरिकता के संबंध में, संसद के कोरम के संदर्भ में, ऐसे कई सारी व्यवस्थाएं हैं जिसको कि बड़ी सहजता से अमेंड किया सकता है, बदला जा सकता है। दूसरी ओर अनम्य होने का मतलब, इनफ्लेक्सिबल होने का मतलब कि संविधान की कुछ व्यवस्थाएं ऐसी हैं जिनको बदलने के लिए, जिनको अमेंड करने के लिए या जिनको संशोधित करने के लिए विशिष्ट प्रक्रियाओं का, जटिल प्रक्रियाओं का प्रावधान किया गया है। जैसे कि अगर भारत के फेडरल स्ट्रक्चर में किसी प्रकार का कोई बदलाव करना हो तो इसके लिए संविधान में संशोधन की जो प्रक्रिया है वो अत्यंत ही जटिल है, जिसके तहत पहले तो दोनों हाउस में उसको 2/3 मेजोरिटी से इस तरह के विधेयक को, जो संविधान संशोधन विधेयक जो कि फेडरल स्ट्रक्चर को हैम्पर करने वाला हो, दोनों सदनों में 2/3 बहुमत की आवश्यकता होगी और फिर आधे से अधिक या कम से कम आधे राज्यों का रेटिफिकेशन या उनकी अनुमति की आवश्यकता होगी। तो हम लोग ये पाते हैं कि भारत के संविधान में एक तरफ जहां कुछ प्रावधान ऐसे हैं जिनको कि सहजता से बदला जा सकता है, जो कि नम्यता के उदाहरण को प्रस्तुत करता है, और कुछ व्यवस्थाएं ऐसी हैं जिनको कि परिवर्तित करने के लिए कठोर या जटिल संवैधानिक व्यवस्थाओं का इस्तेमाल करना पड़ता है।
जिसके विषय में मैंने बताया कि अगर वो फेडरल स्ट्रक्चर से संबंधित है तो उसमें विशेष संशोधन की आवश्यकता होगी, जहां राज्यों के अनुसमर्थन का भी उपयोग किया जाएगा। अब है एडल्ट फ्रेंचाइजी, वयस्क मताधिकार। भारतीय लोकतंत्र की एक महत्वपूर्ण विशेषता, भारत के संविधान की एक महत्वपूर्ण विशेषता है इसका वयस्क मताधिकार पर आधारित होना। ब्रिटिश पीरियड में हम लोगों को मताधिकार जो था, वोटिंग राइट जो थी, वो बहुत लिमिटेड था, बहुत सीमित था। जैसे कि 1919 के अधिनियम के पहले महिलाओं को वोटिंग राइट भी नहीं मिला हुआ था। लेकिन भारत के संविधान के द्वारा लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए वयस्क मताधिकार का प्रावधान किया गया, जिसके तहत वर्तमान में जो व्यवस्था है वो ये है कि 18 या उससे अधिक उम्र का कोई भी पुरुष या महिला बिना किसी भेदभाव के अपने मतदान का, अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकते हैं। हालांकि मौलिक रूप से मतदान का उम्र जो था वो 21 वर्ष था, लेकिन 61st अमेंडमेंट के द्वारा 1989 में इसको 21 से घटा करके 18 वर्ष कर दिया गया। तो वयस्क मताधिकार का प्रावधान किया गया है भारत के संविधान में, जो इसकी एक महत्वपूर्ण विशेषता है। अब इसके बाद है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फेडरलिज्म एंड यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। यहां तक हम मिटा दे रहे हैं अभी, मतलब हम यहां ये कह रहे हैं कि भारत के संविधान में संघात्मकता और एकात्मकता दोनों का लक्षण है। संघात्मकता और एकात्मकता मतलब कि फेडरल स्ट्रक्चर या यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। संघात्मक शासन व्यवस्था मतलब ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें सत्ता के दो केंद्र होते हैं, एक केंद्र की सरकार और दूसरा राज्यों की सरकारें। संघीय शासन व्यवस्था में सत्ता के दो केंद्र होते हैं, एक केंद्र की सरकार और दूसरा राज्यों की सरकारें। दोनों को अपने अपने अधिकार होते हैं। दोनों के अधिकारों का जो आधार होता है वो देश का संविधान होता है। इस व्यवस्था में कोई किसी के अधीन, किसी के अंडर में नहीं होता है, लेकिन दोनों स्वतंत्र होते हुए भी सह अस्तित्व पर काम करते हैं और इनके अधिकारों का जो बंटवारा है वो देश के संविधान के द्वारा किया जाता है। तो भारत में संघात्मक शासन व्यवस्था को सामान्य रूप से अपनाया गया है, जहां केंद्र और राज्य की शक्तियां स्पष्ट तौर पर विभाजित हैं। आप सब जानते हैं कि भारतीय संविधान का जो 7th शेड्यूल है वो इसी से संबंधित है, जहां विभिन्न प्रकार के विषयों को यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट के तहत बांट दिया गया है, और जो बच जाता है वो कहलाता है रेसिडुअल पावर, जिसके विषय में अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि रेसिडुअल पावर पर अधिकार कनाडा के संविधान की तरह ही भारत में भी केंद्र सरकार को या संसद के हाथ में। तो संघीय शासन व्यवस्था भी भारत में है सामान्य स्थिति में, और साथ ही साथ एकात्मकता का भी लक्षण नजर आता है। पहले एकात्मकता का मतलब, जैसे कि ब्रिटेन में एकात्मक शासन है, जापान में एकात्मक शासन है। एकात्मक शासन या यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का मतलब होता है कि सत्ता एक स्थान पर केंद्रित हो। ऐसी स्थिति में यहां जो राज्यों को स्वायत्तता मिल रही है, एकात्मक शासन व्यवस्था में राज्यों को वो स्वायत्तता, वो अधिकार नहीं मिलता है। तो भारत में संघीय व्यवस्था है सामान्य स्थिति में, लेकिन परिस्थितियों के बदलते ही भारत का संघीय स्वरूप एकात्मक हो जाता है। जैसे जब इमरजेंसी इंपोज किया जाता है या 356 लगाया जाता है, राष्ट्रपति शासन जिसको हम लोग बोलते हैं, उस समय भारत का यह संघीय व्यवस्था एकात्मक हो जाता है। इसके अलावा एकात्मकता के कई सारे उदाहरण भी भारत में नजर आते हैं, जैसे कि राज्यों को कोई स्वायत्तता नहीं है, मतलब राज्य के निर्माण का प्रक्रिया जो है वो संसद के हाथ में है। राज्यों की वित्तीय निर्भरता केंद्र के ऊपर है। राज्यपालों की नियुक्ति केंद्र के द्वारा की जाती है। इस तरीके से हम लोग देखते हैं कि जैसे फिर है कि संघीय व्यवस्था वाले राष्ट्रों में एकल नागरिकता के स्थान पर दोहरी नागरिकता होती है, उनकी न्यायपालिका भी दोहरी होती है। लेकिन भारत में एकल नागरिकता भी है, एकल संविधान भी है, हमारी न्यायपालिका भी एकल है, एकीकृत न्यायपालिका है। तो खैर,
यहां पर सामान्य स्थिति में देश का संविधान संघात्मक है। शुरुआत में ही लिखा हुआ है इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट। ये और बात है कि संघ के लिए फेडरेशन शब्द का इस्तेमाल ना करके हम लोगों ने यूनियन शब्द रखा है। मतलब यूएसए, यूएसएसआर या स्विट्जरलैंड के समान हमारी संघीय व्यवस्था में फेडरल शब्द का नहीं बल्कि कनाडा के संविधान के समान यूनियन शब्द रखा गया है। और यूनियन शब्द मजबूत केंद्र की ओर इशारा करता है और भारत जैसे विविधता वाले राष्ट्र में मजबूत केंद्र का होना अत्यंत आवश्यक है। तो भारत की परिस्थितियों में यूनियन शब्द रखा जाना कहीं ज्यादा एप्रोप्रिएट था, कहीं ज्यादा तर्कसंगत था, इसीलिए फेडरेशन के स्थान पर यूनियन शब्द को हम लोगों ने रखने का काम किया। तो ये संघात्मक और एकात्मक का मतलब ही मैंने बताया। और भारत के संविधान में ये दोनों ही विशेषताएं नजर आती हैं। सामान्य स्थिति में ये संघीय होगा और विशेष स्थिति में ये एकात्मक हो जाएगा। इसके बाद है मिक्सचर ऑफ पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी एंड जुडिशियल रिव्यू। भारत के संविधान में एक तरफ ब्रिटेन के संसदीय सर्वोच्चता और दूसरी ओर अमेरिका के न्यायिक सर्वोच्चता, इन दोनों को ही रखा गया है, लेकिन दोनों के बीच का रास्ता अपनाया गया है। जैसे ब्रिटेन में जो पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी है, इसके तहत ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा बनाया गया कानून अंतिम होता है, उसको कोई काट नहीं सकता है। मतलब वो अंतिम होता है, उसका संविधान के तहत जो पार्लियामेंट ने जो भी नियम कानून बनाया है वो अंतिम होता है। जबकि अमेरिका में संसद के द्वारा बनाए गए कानून पर उसकी न्यायपालिका का वर्चस्व होता है। मतलब संसदीय कानून को न्यायपालिका खारिज कर सकती है। भारत में एक और जहां संसदीय सर्वोच्चता को अपनाया गया है, तो संसदीय सर्वोच्चता को अपनाए जाने के साथ ही भारत में जुडिशियल रिव्यू का भी प्रोविजन किया गया है। मतलब ये कि विधान बनाने का अधिकार संसद को दिया गया है, लेकिन संसद के द्वारा बनाए गए विधियां ब्रिटेन के समान अल्टीमेट नहीं होगा कि जो हो गया सो हो गया, बल्कि संसद जो विधान बनाती है वो जुडिशियल रिव्यू के दायरे में आता है। मतलब न्यायपालिका यह देखने का काम करती है कि जो कार्य या जो नियम, जो कानून संसद के द्वारा, विधायिका के द्वारा पारित किए गए हैं वो संविधान सम्मत है कि नहीं, संविधान के अनुसार है या नहीं। अगर वो संविधान के अनुसार नहीं है तो जिस हद तक वो संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन करता है उस हद तक उसको अमान्य घोषित कर दिया जाएगा, उसको खत्म कर दिया जाएगा। जैसे मान लीजिए कि संसद ने कोई कानून बनाया, ये यहां तक तो सही है, लेकिन बाद की जो इसकी व्यवस्थाएं हैं, बाद का इसका जो प्रावधान है वो संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन कर रहा है, तो यहां तक जुडिशियल रिव्यू के पावर के तहत हमारी न्यायपालिका इसको मान्य करेगी और ये असंगत है इसलिए इसको अमान्य घोषित करेगी। तो ये व्यवस्था भी यहां पर रखने का काम किया गया है। तो इस प्रकार से भारत में हम देख रहे हैं कि संविधान की अनेक विशेषताएं नजर आती हैं, इनको आप एक्सप्लेन कीजिए। इसके अलावा आप चाहें तो इसमें फंडामेंटल राइट्स के संदर्भ में लिख सकते हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज के विषय में लिख सकते हैं, डीपीएसपी के संदर्भ में आप जानकारी दे सकते हैं कि इसका भी प्रावधान है। इमरजेंसी प्रोविजन की बात आप इसमें कर सकते हैं। दो दो चार चार लाइन आप लिख करके और फिर एक कंक्लूजन पर पहुंचने का काम कीजिए, जिसमें आप ये बता सकते हैं कि इस तरीके से भारत का संविधान विश्व का सबसे खूबसूरत संविधानों में नजर आता है। इसके जो प्रावधान है वो एक और जहां अतीत की झलक दिखलाते हैं, वहीं भविष्य के लिए रास्ता भी तैयार करते हैं। भारत के संविधान की विशेषता यह है कि यह अनेकता में एकता की स्थिति को कायम रखने का प्रयास करता है, क्योंकि विविधता वाले इस राष्ट्र में सभी धर्मों के लिए, सभी वर्गों के लिए, सभी प्रजातियों के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। अगर इन व्यवस्थाओं का समुचित तरीके से पालन किया जाए तो निश्चित तौर पे देश का संविधान देश के विकास में एक अहम भूमिका निभा सकता है। लेकिन अगर इस खूबसूरत संविधान का, इसकी विशेषताओं का दुरुपयोग किया जाए तो यह देश के लिए विनाश का कारण भी बन सकता है। संविधान सभा में डॉक्टर अंबेडकर ने कहा भी था कि हम लोगों ने अपनी समझ से विश्व का बेहतरीन संविधान बनाया है और यह संविधान
और खूबसूरत हो जाएगा और बेहतर हो जाएगा जब इसको लागू करने वाले लोग अच्छे होंगे। लेकिन ये बेहतरीन संविधान भी उस समय विनाश का कारण बन जाएगा जब इसको लागू करने वाले लोग अच्छे नहीं होंगे। तो अगर संविधान का जो व्यवस्था है, जो उसका मूल है, उसका जो सिद्धांत है, जो उद्देश्य है, जो उसका मोटिव रहा है, उसके अकॉर्डिंगली अगर काम किया जाए तो निश्चित तौर पे दुनिया का सबसे खूबसूरत संविधान भारत के पास है। ये इस बात से भी स्पष्ट होता है कि भारत के साथ साथ विश्व के कई राष्ट्रों का संविधान थोड़ा आगे थोड़ा पीछे बनने का काम हुआ, लेकिन विश्व के कई सारे राष्ट्रों में संविधान को पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया। लेकिन भारत के संविधान की खूबसूरती यह है कि इसमें गतिशीलता का लक्षण है। बदलते परिस्थितियों के अनुसार ये इसमें सामंजस्य बैठाने की जो गुण है, इसका जो लक्षण है, ये इसको आज तक कायम रखा हुआ, क्योंकि हम लोग संशोधन करके और उसको वर्तमान बदलती परिस्थितियों के अनुरूप ढालने का काम करते हैं। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से जुड़ा हुआ ये इसका फीचर, ये एक पूरा फुल क्वेश्चन है आपके जेपीएससी के सिलेबस में या किसी भी एग्जाम में सिविल सर्विसेज में ये काम आएगा। या इन चीजों को कि संघात्मक शासन व्यवस्था क्या है, पार्लियामेंट्री शासन क्या है, संसदीय सर्वोच्चता क्या है, ये चीजें भी हम लोगों ने यहां सीखने का काम किया। तो इंडियन पॉलिटी से आज हम एक क्वेश्चन दिए हैं। यहां हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि फेडरल स्ट्रक्चर पर एक वीडियो हम बहुत पहले अपलोड कर रखे हैं, उसका लिंक भी हम इस प्ले लिस्ट में डाल देंगे। अभी जो भी हम वीडियो बना रहे हैं मेंस से रिलेटेड, उसका प्ले लिस्ट हम डिस्क्रिप्शन में छोड़ रहे हैं, आप उसको देखिए, देखने का काम कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और प्लीज अपना रिएक्शन भी दीजिए। और वीडियो पसंद आता है तो लाइक बटन भी दबाना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। एंशिएंट इंडिया से कुछ और क्वेश्चन जो हम आपको बताए थे वो हम लेकर के आएंगे। ठीक है, आप उसको देखिए और लिखने का प्लीज प्रयास भी करते रहिए। चलिए मिलते हैं जल्दी।